महाराष्ट्र में वोटिंग से एक हफ्ते पहले आज मुंबई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सुर्खियों में रही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी नेता ने नहीं बल्कि एक मौलाना ने की। एक मौलाना के पास महाराष्ट्र की एक एक सीट का डेटा था। किसी सीट से किस पार्टी का और किस जाति या मजहब का नेता लड़ रहा है, इसकी सारी डिटेल उस मौलाना के पास थी। इसके बाद मौलाना ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए अपील कर दी कि उसे किस पार्टी को और किन उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। आखिर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के ठेकेदार ये मौलाना कौन है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अगर मिर्जा गालिब के शेर को महाराष्ट्र चुनाव के हिसाब से ढाला जाए तो यहाँ पूछते हैं कि वो वोट जिहाद क्या है। अब हम बताते हैं कि ये है क्या। वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार का कीवर्ड है वोट जिहाद। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि उसके खिलाफ वोट जिहाद की साजिश हो रही है। वहीं विपक्ष पूछ रहा है कि ये वोट जिहाद होता क्या है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। इसकी वजह बनी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना नोमानी ने आज ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र का मुसलमान महाविकास आघाड़ी के साथ है। महाराष्ट्र में वोटिंग से करीब एक हफ्ते पहले मौलानाओं ने खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। मुसलमानों से आधिकारिक तौर पर अपील कर दी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनका वोट महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के पक्ष में ही जाना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। मुसलमानों का एक अखिल भारतीय संगठन जिस तरह खुलकर महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आया है वो काफी हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र के कई मुस्लिम संगठन इस बात से नाराज थे कि महाविकास आघाड़ी मुसलमानों से वोट तो लेता है लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी का मौका नहीं देता। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में MLC के चुनाव हुए थे तो महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुसलमान को कैंडिडेट नहीं बनाया और तो और विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानं को महाराष्ट्र में उनकी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों को करीब 35 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन जिस महाविकास आघाड़ी को आज मुसलमानों ने सपोर्ट दिया उसने भी सिर्फ 12 मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे, यानी आधे से भी कम। मौलाना सज्जाद नोमानी ने आज 269 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इन 269 में से मुसलमान सिर्फ 23 थे, यानी 10% से भी कम। यानी आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलने के बावजूद मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि कम टिकट मिलने की टीस उनके मन में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस की बात बाद में होगी। अभी अगर संविधान बचाना है तो महाविकास आघाड़ी को बचाना है। हमारा मानना यह है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बची हुई है, तो इस अखंडता के लिए, इस सेक्युलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज ही उस प्रयास में लगे हुए हैं।
हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है कितना नहीं होता है उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़ ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मुसलमानों का मानना है कि इस वक्त महाविकास अघाड़ी का समर्थन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सेकुलर पार्टी है। ये पार्टियां कितनी सेकुलर हैं इस पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आज जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सपोर्ट का ऐलान किया है उससे एमवीए को जबरदस्त फायदा होगा। महाराष्ट्र में करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर की बड़ी भूमिका रहने वाली है और राज्य में 9 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा वोटर हैं। 38 सीटों पर 20% से ज्यादा वोटर इस समाज के हैं, जबकि 60 सीट ऐसी हैं जहां 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बाइपोलर फाइट में 15% संख्या बहुत मायने रखती है। अगर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों वाली सीट की बात करें तो मालेगांव सेंट्रल में 75, मानखुर्द शिवाजी नगर में 50, भिवंडी ईस्ट में भी 50, भिवंडी वेस्ट और मुंबा देवी में भी 50-50, अमरावती में 47, मुमरा कलवा में 44, अकोला पश्चिम में 42 और भाईखला में भी 42% मुस्लिम वोटर हैं। अगर 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों की बात करें तो मुंबई में 25, औरंगाबाद में 21, अकोला में 20, मुंबई उपनगरीय में 19, परभणी में 17 और लातूर में 15% मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों को भी अपनी इस पॉलिटिकल पावर का अंदाजा है। मुस्लिम संगठन भी जानते हैं कि उनके समाज के लिए एक समूह के रूप में वोट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर मुसलमान वोटर चाहे तो किसी भी उम्मीदवार का मुस्तकबिल बदल सकता है, लेकिन फिलहाल सज्जाद नोमानी अपने शब्दों को शुगर कोट करते हुए यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी के समर्थन का फैसला किया है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शन बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। हमारी पूरी टीम ने पिछले 1 महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज़ तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है। आपने गौर किया होगा कि सज्जाद नोमानी कह रहे थे कि उनके संगठन ने महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट पर सर्वे किया है, हर धर्म मजहब के लोगों से, धर्म गुरुओं से बात की है। उसके बाद ही महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने का फैसला किया गया। दरअसल ऐसा करके मौलाना नोमानी की कोशिश महाविकास अघाड़ी पर प्रेशर बनाने की है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी तैयारी इस बार किसी को भी जिताने और हरा सकने की है। ये दबाव डालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुसलमानों की तमाम अपील के बावजूद महाविकास अघाड़ी ने बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने सिर्फ 9 मुस्लिम उतारे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुल 96 उम्मीदवारों में से एक ही मुसलमान है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे हैं, जबकि वो 85 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सोचिए, जिस राज्य में 12% मुसलमान हैं, वो 12% मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बजाय महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। यानी टिकट बंटवारे में तो मुसलमानों की अनदेखी की गई है,
ऐसे में अब मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि कम से कम उनकी मांगों की अनदेखी ना की जाए। इसीलिए वो महाविकास आघाड़ी को समर्थन के ऐलान के बाद अपने वोट की कीमत वसूलना चाहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इतना ही कहा कि वो संविधान और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों की तरफ से कई मांगे रखी गई हैं। मुसलमानों की तरफ से मांग की गई है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का पूरी तरह विरोध किया जाए। महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे कराया जाए, जिससे वक्फ को लेकर स्थिति क्लियर हो। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड देने की मांग की गई है। इसके अलावा नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही साल 2012 से 2024 के बीच दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की भी मांग शामिल है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का कहना है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद से ही मुसलमान बीजेपी के विरोध में रहा है। ऐसे में अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ है तो इसमें गलत क्या है। जैसे ही 2014 में मोदी साहब का सरकार आया तब लोगों को एक डर लगने लगा, क्योंकि पूरा देश में जितने भी मुस्लिम हैं इनको तकलीफें होने लगी और मुस्लिम जागरूक होगा कि अपने अस्तित्व की ये लड़ाई है। अगर हमें एक साथ रहना है तो हमारे लिए सेक्युलर कौन है कि जो ये भेद ना मानते हो, तो उनको दो ही पार्टियां, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है पूरे देश में। तो उनको लगा कि कांग्रेस सेक्युलर है, तो ऐसा अगर मुस्लिम मौलाना जी को लगा होगा कि भाई हम सब मुस्लिम लोग महाविकास आघाड़ी की तरफ अपना वोट दे, तो उनको अपनी सुरक्षा का ये है कि भाई हम यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग सुरक्षित होनी चाहिए और महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरे ख्याल से अच्छी बात है, उनका सारा समर्थन इस देश के संविधान बचाने की बात है, एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनको शुक्रिया अदा उनका करता हूँ, उनको आदाब करता हूँ और अच्छी बात उन्होंने कही है। और इस देश में संविधान को खतरा तो है ही, ये लोग हर दिन संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं, संविधान मानते नहीं है। इनके दिमाग में संविधान तोड़ना है, ये देश तोड़ना है। अगर कोई भी शख्स, एवरी सिटीजन इज़ अ वोटर, और वो अगर वैलिड वोटर है तो उनकी जो भी एक एसोसिएशन रहती है, एसोसिएशन ऑफ पीपल रहती है, या जो भी संस्थाएं रहती है, उसके हिसाब से उसके संस्थापक ने या उनके चेयरमैन ने कहिए या संस्था के अध्यक्ष ने कहिए, इस तरह का अगर किसी गुट के लिए, गठबंधन के लिए समर्थन किया हो तो उसमें कोई आपत्तिजनक ऐसी बात नहीं होती है। तुष्टीकरण कब होता है कि भाई हम किसी के पीछे लगे और कोई हमको इस तरह की बात करे हमारे साथ में, तो उसको तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण क्यों? जो समाज में किसी गठबंधन को या किसी पार्टी की फिलॉसफी ठीक लगती है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं, हमको उनका काम अच्छा लगता है, तो कोई भी इस तरह का मतदाता अपने हिसाब से, अपने विचार से मतदान करता है। जिस तरह महाविकास आघाड़ी के नेता अपने गठबंधन को, मुसलमान के सपोर्ट को स्वाभाविक मान रहे हैं, उसी तरह महायुति यानी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के नेता भी इस फैसले से कोई खास हैरान नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना था कि अब तक महाविकास आघाड़ी के लिए जो अपील मस्जिद और मदरसों से की जा रही थी वो अब खुलकर कर दी गई है। ये बहुत ही गलत बात है। राजकारण में इस तरीके से धर्म को, मजहब को नहीं लाना चाहिए। धर्म के आधार पर अगर वोट डालने के लिए नुमानी साहब मुस्लिम लोगों से अपील कर रहे हैं, तो अगर उसी तरह से धर्म के आधार पर हिंदुओं ने वोट डालना शुरू कर दिया तो नुमानी साहब को हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाना पड़ सकता है। इसलिए राजकारण को राजकारण रहने दीजिए। लोगों के काम के नाम पर, लोगों के व्यवहार के नाम पे, लोगों की योजनाओं के नाम पर, इस नाम पे वोटिंग होनी चाहिए। कौम के नाम पे वोटिंग नहीं, काम के नाम पे वोटिंग चाहिए। उनके समर्थन से मुझे लगता नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ विशेष परिणाम होने वाला है या होता है। यहाँ महाराष्ट्र के लोग विकास देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग अपनी अच्छी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं
और इसीलिए मुझे लगता है इन मुद्दों को नज़र में रखते हुए महाराष्ट्र के लोग सरकार चुनेंगे। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर भले ही ये कह रहे हो कि मुसलमान वोटों के लिए अपील से असर नहीं पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि ओवैसी शायद मुस्लिम वोटों में कुछ डिवीजन करेंगे, जिससे महाविकास अघाड़ी को घाटा होगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों के भी समर्थन का ऐलान किया है। ओवैसी अब बीजेपी खासकर देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं। उनकी दाल महाराष्ट्र में नहीं गलने वाली है और उनकी पर्सनली वो खुद परेशान है, क्योंकि उनका हाल ऐसा है ना कि वो कैश 22 सिचुएशन में आ गए। तो उनको नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा पोस्ट मिलने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसलिए एक मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्ट्री का उनके पास वो है, मिनिस्ट्री है, और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। तो उनको दिख नहीं रहा है कि उनके ही दौर में सब हो रहा है। सबसे ज़्यादा लोग कम्युनल राइट्स में पकड़े गए, एनसीआरबी का डेटा है। तो डिस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। ओवैसी अगर देवेंद्र फडणवीस पर नाम लेकर अटैक कर रहे हैं तो फडणवीस भी पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार हैदराबाद से आने वाले नेताओं की दाल नहीं गलेगी। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में तिरंगा लहराएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में महासंग्राम इस बात को लेकर छिड़ा है कि 23 नवंबर के बाद मंत्रालय में किसकी सरकार बनेगी। अगर महाविकास अघाड़ी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है तो वो एडवांटेज वाली पोजीशन पर होगी। इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी बटोगे तो कटोगे नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। नतीजा क्या निकलेगा इसके लिए बस 10